हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5-7 मिनट में हाइड्रोजन से जितना फैक्ट और जितना क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जा सकता है वो सब टोटल हाइड्रोजन से जितने क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर में सब अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है वो सब आप 5-7 मिनट में देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, हमने बहुत सारा बात यहाँ लिखा और भी लिखेंगे। पहला चीज़ क्या, हाइड्रोजन आप जानते होंगे कि थोड़ा तेजी में, ठीक है, क्योंकि ये सब हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, एच पे है। इसका अगर पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर कितना होता है तो 1 होता है, स्टार्ट ही होता है कितना से, 1 से। एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, इसलिए इसमें प्रोटॉन की भी संख्या कितना होगी, 1 ही होगी। ये एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, दुनिया और कोई ऐसा आपको एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसमें न्यूट्रॉन ना हो, यानी सभी एलिमेंट में न्यूट्रॉन होते हैं प्रोटॉन के साथ। सिंगल एक ऐसा आपका तत्व है जिसमें एक कभी न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल क्या होता है, प्रोटॉन होता है, वो भी एगो। ठीक, ये चीज़ हो गया। इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है ना, यानी कैलोरी मान वो बहुत ज़्यादा होता है। कैलोरी मान क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी ईंधन ले लीजिए या कोई तत्व, कोई भी चीज़ ले लीजिए, 1 ग्राम या 1 केजी, 1 केजी के जलाने पे किसमें ज़्यादा एनर्जी निकल रहा है, यानी सेम मात्रा जलाने पे किससे ज़्यादा हीट निकल रहा है, किससे ज़्यादा एनर्जी निकल रहा है, उसी को कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो 1 ग्राम कोई भी चीज़ को जलाइए, सबसे ज़्यादा हीट आपको किससे मिलेगा, हाइड्रोजन से। तो ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी किससे मिलता है, हाइड्रोजन से मिलती है, इसीलिए इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। लगभग 150 किलो जूल पर केजी होता है, 150 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये समझ गए। हमने वो सारा बात यहाँ लिखा है। इसकी खोज की बात कर लेते हैं। हेनरी कैवेंडिश साइंटिस्ट है, ये पूछा है बहुत बार एग्जाम में कि हाइड्रोजन की खोज कौन किया था, तो हेनरी कैवेंडिश साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने हाइड्रोजन एलिमेंट का क्या किया था, खोज किया था। बहुत सारा बात यहाँ वो लिख दिया गया है। सिंबल एच होता है, मास, इसका मास करे तो 1U, क्योंकि एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का रिलेटिव मास क्या होता है, 1U होता है, तो इसका मास भी कितना होगा, 1U होगा। केवल प्रोटॉन होते हैं, एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, खोज हेनरी कैवेंडिश। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है। अब बात करें इसका आइसोटोप्स के। आइसोटोप्स इसके कितने, 3 गो आइसोटोप्स मिलता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, समस्थानिक कहते हैं, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है, एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है। तो हमने इसका 3 आपको देखने को मिलता है क्या, आइसोटोप्स। एक ऐसा आइसोटोप्स है जिसका मास 1 होगा, एक ऐसा आइसोटोप है जिसका मास 2 होगा, एक ऐसा आइसोटोप्स है जिसका मास 3 होगा, यानी 3 इसको आइसोटोप्स मिलते हैं। एक को हम प्रोटियम कहते हैं, एक को ड्यूटेरियम कहते हैं, एक को ट्राइटियम कहते हैं। अच्छा, इससे आपको पूछा कि इसका मास नंबर क्या है, मास नंबर का है चाहे मास का है, अगर मास नंबर का है तो 3, मास का है इसका तो 3U हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3U। अच्छा, इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 1 ही है, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन होता है और ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होता है। ये एटॉमिक नंबर को दिखाता है और ये एटॉमिक मास को दिखाता है। तो प्रोटॉन 1, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कोई पूछे तो कितना होगा, 2 होगा। इसमें प्रोटॉन 1 ही होगा, न्यूट्रॉन भी कितना होगा, 1 होगा। इसमें प्रोटॉन 1 होगा लेकिन न्यूट्रॉन क्या होगा, 0 होगा, जिसकी वजह से इसका मास भी क्या होता है, 1U होता है। इसका मास 2U, इसका मास देखिए, मास नंबर कहेगा ना तो 3, मास कहेगा तो 3U। इसी तरह मास कहे, मास नंबर तो 2, मास पूछे एटॉमिक मास तो 2U होगा। ठीक, क्योंकि 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन जोड़ के 2 हो गया, ये 2 1 3 हो गया और इधर क्या हो गया आपका 1। अब देखिए 99% ना यही पाया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 99% हाइड्रोजन का, अगर देखिएगा हाइड्रोजन के बहुत सारे आप एलिमेंट उठा रहे हैं, मान लीजिए कोई एलिमेंट उठा हाइड्रोजन का, तो उसमें 99% आपको प्रोटियम में देखने को मिलेगा। तो जब भी कोई हाइड्रोजन कहता है ना तो उसका मतलब किससे होता है, प्रोटियम से होता है। एक और बात आपको याद रखना है कि ये जो दोनों होते हैं ना, ये दोनों होते हैं रेडियो एक्टिव। ये दोनों क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी इनसे क्या निकलता है, अल्फा बीटा गामा रेज ये सब निकलते रहते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो आपको ड्यूटेरियम है ना, इस ड्यूटेरियम के बारे में देखिए क्या याद रखिएगा, इसके बारे में यहाँ लिख देते हैं। इसका यूज होता है मंदक के रूप में। कहाँ यूज होता है, मंदक के रूप में, एटॉमिक परमाणु रिएक्टर में। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन के गति को स्लो करने में भारी जल यानी D2O का क्या होता है, यूज होता है। और D2O बनाने में भारी जल का यूज होता है। ध्यान समझिए, देखिए ड्यूटेरियम से बनता है D2O, यहाँ लिख देते हैं। इससे बनता है D2O, जिसको हम क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं। क्या कहते हैं, भारी जल। ठीक है, इसी का यूज करके बनता है भारी जल D2O, जिसका इस भारी जल का यूज किया जाता है किसमें, परमाणु रिएक्टर में। जो न्यूट्रॉन की गति है उसको धीमा करने के लिए मंदक के रूप में यूज होता है। तो पूछेगा आपसे तो ये याद रखिएगा। ठीक, इतना बात इससे। अब देखिए, अब हम और बात करते हैं, आपको ये मिटा देते हैं। आपसे पूछा ना कि ब्रह्मांड में, यानी पूरे हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व, यूनिवर्स में मैक्सिमम पाया जाने वाला तत्व कौन है आपको, तो ये है हाइड्रोजन। कौन है भाई, हाइड्रोजन है। एक और नाम, इसको आवारा तत्व भी कहते हैं। आवारा तत्व कहा जाता है। आवारा क्यों, क्योंकि इसका स्थान फिक्स नहीं। आप देखेंगे कभी कभी इसको आपको हैलोजन के साथ रखा जाता है, पीरियोडिक टेबल में हैलोजन के साथ, यानी ग्रुप 17 के साथ रखा जाता है। कभी कभी इसको ग्रुप 1 के साथ लिख दिया जाता है। जैसे ग्रुप 1 में क्या होता है आपका, हाइड्रोजन, लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, ये सब होता है ना। तो ये ग्रुप 1 के भी साथ कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, ग्रुप 17 के भी साथ, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये किसके तरह है, ग्रुप 1 के तत्वों की तरह है। तो कभी कभी पूछता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है, तो ये समान होता है क्षार धातु के समान। किसके? क्षार धातु के समान, क्योंकि आपको पता होगा ग्रुप 1 के तत्वों को क्या कहते हैं, हम क्षार धातु कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो इसका भी S सबसेल में जाता है और हाइड्रोजन का भी किस में जाता है, S सबसेल में जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके समान होता है, क्षार धातु के समान। इसकी प्रॉपर्टीज भी इन्हीं लोगों के समान होती है, इसलिए यहाँ भी रखा जाता है। कभी कभी ये प्रॉपर्टीज हेलोजन के समान दिखाता है, इसलिए ग्रुप 17 में भी रखा जाता है, इसलिए इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। इस तरह ये क्या है, अधातु है, लेकिन है किसके साथ, पीरियोडिक टेबल में धातु के साथ है। ठीक है, अब देखिए तो इतना बात समझे। अब एक और चीज कि पूछता है कि सूर्य या तारों में ऊर्जा का क्या है, तो इसमें होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है, नाभिकीय संलयन। देखिए क्या होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, आपको पता होगा कि जितने भी स्टार है सब क्या है, हाइड्रोजन के गोले हैं, मतलब गैस के गोले हैं, और सूर्य क्या है, हाइड्रोजन के गैस से मिलकर बना है। तो उसमें हाइड्रोजन नहीं होता है, वो एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, हीलियम में कन्वर्ट होता है, जिससे बहुत ज़्यादा क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। उसको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो सूर्य और तारों का ऊर्जा पूछे कि किस गैस के कारण है, तो ये किससे है, हाइड्रोजन से ही है, सब हाइड्रोजन है। यही हाइड्रोजन क्या होता है, कंबाइंड होकर हीलियम बनाता है और बहुत ज़्यादा क्या निकलती है, एनर्जी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पूछेगा कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो आपको याद क्या रखना है मेरे दोस्त, हाइड्रोजन को ही क्या कहते हैं, भविष्य की ईंधन भी कहते हैं। ठीक, एक और बात इसको आप याद रखिएगा कि इसे ये आपको स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, यानी ये कुछ नहीं होता है, ना ही इसमें टेस्ट होगा, ना ही इसमें कलर होगा, कुछ नहीं होता। तो ये स्वादहीन, रंगहीन और क्या होता है आपका, गंधहीन होता है। अब देखिए एक बात, क्या रिएक्शन इसका बताएंगे, किससे रिएक्शन बताने से पहले एक बात और देखिए, आप जान लीजिए। वनस्पति घी को देखिए, क्या वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए, वनस्पति घी में बदलने के लिए जो प्रोसेस लगाया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजनीकरण। ध्यान से समझिए, पूछेगा कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए कौन सा प्रोसेस लगाया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण लगाया जाता है। आपको कार्बोनेटेड कंपाउंड में इसके बारे में डिटेल में पढ़ाए थे, जो हाइड्रोकार्बन पढ़ाए हैं वहाँ, यहाँ हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वनस्पति घी क्या होता है, तो जो आप वनस्पति तेल क्या होते हैं, तो जितना भी तेल आप हो गया ना, रिफाइन हो गया, सरसों तेल हो गया, ये सब हो गया। ये समझिए कि तेल को डालडा में, घी नहीं समझ में आता ना, तो उसको डालडा समझिए, तेल को डालडा में, यानी किसी भी तेल को डालडा में बदलने के लिए जो प्रोसेस लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये वनस्पति तेल है ना, ये होता है असंतृप्त वसा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहिए चाहे वसा कहिए, असंतृप्त होता है। इसको संतृप्त बनाने के लिए, संतृप्त वसा बदलने के लिए भी पूछ सकता है आपसे कि असंतृप्त वसा को संतृप्त बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण मेथड से किया जाता है। अच्छा देखिए, असंतृप्त क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की कमी है, और हाइड्रोजनीकरण में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, हाइड्रोजन का संयोग कराया जाता है। क्या, हाइड्रोजन का संयोग कराया जाता है, यानी इसमें हाइड्रोजन की कमी है, तो असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड है, यानी तृप्त नहीं है। लेकिन जैसे इसमें हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। तो इस हाइड्रोजन जोड़ने की प्रोसेस क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बन जाएगा। पूछेगा कि उत्प्रेरक में क्या यूज होता है, तो निकेल, प्लेटिनम, प्लेडिनम, ये 3 ऐसे तत्व जो उत्प्रेरक के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए। इतना चीज़ पूछेगा। ये असंतृप्त वसा क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें होगा डबल या आपको ट्रिपल बॉन्ड, और संतृप्त में क्या होता है आपका, सिंगल बॉन्ड होता है। संतृप्त में कैसा बॉन्ड होगा, आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इतना चीज़ ये समझिए हाइड्रोजनीकरण क्या है। एक और चीज़ इसको आपको ध्यान रखना है इसमें कि रिएक्शन बता दे थोड़ा सा आपको। एक और बात कि अम्लों, पूछता है कि अम्लों में क्या अनिवार्य है, तो ये भी लिख लीजिए। अम्लों में अनिवार्य तत्व या अनिवार्य घटक, अम्लों में अनिवार्य तत्व या अनिवार्य घटक क्या है, हाइड्रोजन है। क्योंकि कोई भी अम्ल है ना, उसमें कुछ रहे या ना रहे, क्या रहेगा, आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा ही। तो ये भी पूछता है कि अम्लों में क्या अनिवार्य है, तो हाइड्रोजन है। ठीक, एक और चीज़ देखिए, रिएक्शन के बारे में 2 रिएक्शंस भी बता देते हैं आपको, ये आप लिख लीजिए। ये रिएक्शन वैसे हम जब आपको पढ़ाया था ना, एसिड बेस और मेटल और नॉन मेटल, उसमें डिटेल बताया क्यों होता है क्यों नहीं होता है। यहाँ बस होता है ये समझिए, किसी भी धातु को
अगर धातु को रिएक्शन आप कराते हैं अम्ल से तो पता है क्या बनेगा, आपको ये बनाएंगे लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो आपसे पूछे कि कोई भी धातु अम्ल से रिएक्शन करके कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे, एग्जाम्पल भी जरूरी है। जैसे Na कोई धातु है, Na अम्ल ले लिए Cl, जब रिएक्शन होगा ना तो ये H को हटा के Cl इसका जगह आ जाएगा। क्यों आएगा? हम जब पढ़ाए थे धातु और धातु उसमें बताए हैं। और हाइड्रोजन गैस क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। वो अलग बात है कि इसके साथ हीट भी निकलती है। ध्यान समझिए, कभी ये पूछ दे कि एक मिनट, यहाँ हीट नहीं निकलेगा तो कैसा कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। इसी तरह अगर आपसे एक और बात क्या याद रखना है कि धातु अगर रिएक्शन करें, धातु का रिएक्शन अगर हम पानी से करवा दें, धातु का रिएक्शन अगर हम पानी से करवा दें तब क्या होगा? तब ये बनाएंगे आपको क्षार यानी बेस और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या बनाएगा? बेस और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देखिए कैसे, जैसे हम रिएक्शन करा दें Na का पानी से H2O से, तो ये क्या होगा? NaOH बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और क्या निकलता है? साथ में हीट भी निकलता है। ध्यान समझिए। तो आपसे ये पूछा कि पानी में धातु पानी से रिएक्शन करके कौन सा गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन। ऐसे पूछ दे कि कोई धातु पानी में डालने पे उसमें आग लग जाती है, किस तत्व के कारण आग लगती है, किस गैस के कारण आग लगती है, तो वो क्या है? हाइड्रोजन। देखिए क्यों लगता है। जैसे हम इसको इसमें डालते हैं ना, सोडियम या पोटेशियम को पानी में, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम पोटेशियम, तो इतना तेज रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही निकलेगा, हीट भी निकलता है। ये हीट से क्या होता है? ये हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। आपको पता होगा हाइड्रोजन गैस बहुत ज्वलनशील है, इसमें क्या लगता है? आग, इसलिए ब्लास्ट हो जाता है। तो सोडियम पोटेशियम को पानी में डालिएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन क्यों होता है वो हम धातु में पढ़ाएं, ये समझे। ये अलग बात है कि सब मेटल इससे रिएक्शन नहीं करते हैं। कुछ मेटल जैसे कैल्शियम अगर पानी में डालिएगा, कैल्शियम को पानी में तो तैरने लगता है, और कैल्शियम को पानी में डालिएगा तो क्या होगा? वो तैरने लगेगा। मैग्नीशियम को गर्म पानी में डालिएगा तब वो तैरने लगता है। ठीक है, सभी धातु नहीं, मतलब अब सभी धातु भी नहीं, सभी धातु ऐसे नहीं है जिनसे अम्ल का रिएक्शन कराने पे हाइड्रोजन गैस निकले। वो केवल हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन से ऊपर वाले ही धातु हैं। जैसे देखिए, आपको रिएक्टिव सीरीज याद होना चाहिए। जैसे ये क्या है? रिएक्टिव सीरीज है। इसके आगे नहीं लिख रहा है, इसके आगे और है। तो ये हाइड्रोजन से ऊपर जितने एलिमेंट है ना, यही क्या करेंगे? अम्ल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। इसके नीचे जैसे कॉपर हो गया, पारा हो गया, सोना चांदी, ये सब रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। तो इतना बात आपको हाइड्रोजन से जरूर याद होना चाहिए। ऐसे ही आगे हर एक एलिमेंट का हम वीडियो बनाएंगे। ठीक, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।